तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। और चर्चा के तहत अब हमारा विषय है मुल्क का गुनहगार कब्र या मजार। संदर्भ यह है कि 12 मार्च 1993, ये दिन देश भुलाए भी नहीं भूल सकता, मुंबई तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। यही वह दिन था जब सिलसिलेवार धमाके हुए थे। न जाने कितने ही लोगों को जान गंवानी पड़ी, न जाने कितने ही लोगों के घर बर्बाद हुए, न जाने कितने ही लोग अपाहिज हुए। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो जिम्मेदार था उसका नाम बताया गया दाऊद। दाऊद के साथी थे टाइगर मेमन। टाइगर मेमन का भाई था याकूब मेमन। याकूब मेमन के संदर्भ में बताया गया कि वैसे तो वो सीए था, लेकिन इस पूरे हमले के लिए वित्तीय व्यवस्था का पूरा काम उसके द्वारा देखा गया था। टाइगर मेमन आज तक आज़ाद है, दाऊद आज तक देश से फरार है, लेकिन याकूब मेमन एक आदमी ऐसा रहा जो इस मामले में जिम्मेदार था और देश की सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में भी आया। 1995 में वह गिरफ्त में आया। तकरीबन 20 साल तक वह सरकारी दामाद बना रहा, अर्थात सरकारी हिरासत में रहा। तमाम प्रकार के प्रयास और कानूनी पेचीदगियों से गुजरते हुए आखिरकार 2015 में याकूब मेमन को फांसी दी जा सकी। नागपुर की जेल में उसे फांसी दी गई। नागपुर की जेल में फांसी देने के बाद माना गया कि अब यह मामला शांत हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, नाम है उनका राम कदम। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि जिस याकूब मेमन को नागपुर में फांसी दी गई थी उसकी कब्र मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में है और उस बड़ा कब्रिस्तान में उसकी कब्र को बड़े सुंदर तरीके से सजा दिया गया है, संगमरमर लगाया गया है, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं और कब्र को मजार में बदल दिया गया है। इतना होना था कि उसी के साथ वह भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक शुरू हो गए। सब बता रहे हैं कि ये सब किया धरा किसी और का नहीं है, उद्धव ठाकरे अर्थात शिवसेना और उद्धव ठाकरे का है। इन लोगों ने एक देशद्रोही के संदर्भ में उसकी कब्र को मजार में बदल देने के कार्य में सहयोग किया है और इसके लिए उन्हें पूरे महाराष्ट्र और देश से माफी मांगनी चाहिए। अब इसी को लेकर सियासत तेज है। शिवसेना का कहना है, कमाल कर रहे हो, एक आतंकी को उसका शव परिजनों को कैसे हासिल हो गया, उसके बाद वो कब्र में दफन कैसे हो गया। जिस प्रकार से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को समंदर में फेंकवा दिया था, आपने वैसा क्यों नहीं किया? आपने खुद हालात ऐसे बनाए। तो कुल मिलाकर अब याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद है। हम इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये विवाद जायज है या सियासी है। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में गणेश खड़कर जी हैं जो भाजपा प्रवक्ता है महाराष्ट्र के। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। और साथ ही धनराज वंजारी जी हैं, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर पुलिस हैं मुंबई के। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गणेश खड़कर जी से ही करते हैं। अपने ही पुराने सहयोगी, अपने ही पुराने मित्र शिवसेना और उद्धव ठाकरे को लेकर बहुत नाराज है खड़कर जी। आप क्या है ऐसा जो इतना नाराज हो गए? आप एक सरकार में साथ क्या नहीं लिए थे, आपको इतना नाराज हो गए कि याकूब मेमन के संदर्भ में शिवसेना को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरे ये 2015 में जिसको फांसी दी गई थी, इसके 1993 में किए गए कर्मों का नतीजा ही तो था जो भाजपा और शिवसेना सत्ता में आई थी। आज वही याकूब मेमन आपको वापस सत्ता में आने के लिए माध्यम दिख रहा है। क्या है कहानी? मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से आ रही है? बिल्कुल आ रही है गणेश जी। ऐसा है कि आपकी ये सोच हो सकती है जी, लेकिन याकूब मेमन हमें सत्ता में लाने के लिए कोई माध्यम नहीं हो सकता है। जी, लानत है ऐसी सत्ता पर। याकूब मेमन के रास्ते से सत्ता पर आना, यानी जो 257 लोग इस बम विस्फोट में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जी, वो क्या जवाब देंगे साहब? जी, यानी सत्ता इस रास्ते से, माफ कीजिए, हमारे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं और भगवान न करे हम पर ऐसा कभी दिन आए। जी, आपने जो बात कही तो मेरी आवाज मुझे फिर से सुनाई दे रही है सर। जी। मैं कोशिश करता हूं अपनी पीसीआर टीम से कि वो उसे थोड़ा व्यवस्थित करें। जी, जी गणेश जी। अब ऐसा है कि जब आपने बात कही तो उद्धव ठाकरे जी से हमारी नाराजगी जो थी वो अलग विषय से थी। जी, ये जो विषय है ये देश हित से जुड़ा हुआ विषय है। आपने जो बात कही कि भाई उनको शव कैसे दिया, क्या दिया, तो मैं आपको एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब ये निर्णय हुआ, जब उन्हें फांसी दी गई, उस समय शिवसेना हमारे साथ में सत्ता में थी। जी, और जब ये समझो निर्णय हुआ तो उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी सारे लोग थे ना। ये निर्णय आपका गलत है या आप ये मत कीजिए, इससे आगे चलकर खतरा होगा, किसी ने उस समय कुछ नहीं कहा। जी, अब लेकिन
जब उनकी बात को लेकर उन्हें कोई शहादत देने का कोई दर्जा देना चाहता हो, इस विषय पे हमारी नाराजगी है। जी वहां पे जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, उन्हें सुशोभीकरण किया जा रहा है, वो पक्का कानूनी पता नहीं मुझे, यानी अब ये प्राइवेट ट्रस्ट होने के कारण जो उन्होंने कहा है, लेकिन क्या हम उसे मार्बल से ठीक तरीके से हम पक्का बना सकते हैं? ये हमें गलत लगता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति का इस देश में इतने बड़े आतंकी घटना में हाथ था, जी और वो जब हुआ तो क्या उस समय का इंटेलिजेंस से सरकार को बताया नहीं होगा कि इस तरह की कोई घटना चल रही है? अब उस तरह की घटना को जिस तरह से अनदेखा किया गया, साहब, इस विषय को लेकर हमारी नाराजगी है। मेरे और दो हमारी सवाल है नाराजगी गणेश खंगड़ जी आपसे। आपने कहा लानत है ऐसी सत्ता को अगर हमें याकूब मेमन के रास्ते से सत्ता आती है। आपका आभार, आपने इतनी बड़ी बात कही। पर शिवसेना के संदर्भ में आप इंकार करेंगे क्या? बाला साहेब और बाला साहेब की शिव सैनिक की बड़ी भूमिका थी। जब 1993 में ये हमले हुए तो उसके बाद के जो दंगे थे उनमें लोगों को बचाने के संदर्भ में, बहुसंख्यक वर्ग को, इसके संदर्भ में उनके योगदान को तमाम मंचों से सराहा जाता था। क्या वो शिवसेना याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदल देने के लिए तत्पर है? ये आपसे सवाल है। दूसरा, आपने अपने बचाव में ये दलील दी कि 2015 में जब हमने ये फैसला लिया था तो शिवसेना हमारे साथ सत्ता में थी। दूसरा, आपकी दलील थी इस संदर्भ में कि उस समय पर कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया था। मेरा सवाल इस बात का है कि जब ये पत्थर लग रहे थे, जब एलईडी लग रही थी, उस समय पर आप लोगों ने विरोध किया था क्या? और अगर किया था तो वो बताएं कि हमने विरोध किया था, फिर भी इन्होंने सरकार में रहते हुए पत्थर लगवाए थे। थोड़ा इसके विषय में जानकारी देंगे गणेश जी? जरूर। आप मुझे जिस नजरिए से सवाल पूछ रहे सर, मैं उसी नजरिए से आपको जवाब देना चाहूंगा। ऐसा है कि सर, ये जो आपने बात कही, तो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो आपने ठीक तरीके से सुना नहीं। मैंने ये कहा कि उस समय यदि ये बात इतनी नागुजार थी तो ये कह देते कि ये जो भूमिका इस समय की सरकार ले रही है, देखिए उस समय ये घटना होने के बाद, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के बाद, मुंबई शहर में कानून व्यवस्था सारा विषय विचार करके निर्णय लिया गया। जी तो उस समय ये कह देते तो ये मैं मान लेता कि नहीं, आप कुछ गलत कर रहे हो और हम शायद आपके इस विषय के साथ नहीं है। और जब आपने ये सवाल पूछा तो मैं जी आपको ये बता दूं, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ये इंटेलिजेंस का काम होता है, और इंटेलिजेंस शायद उस समय फेल हुआ, और इस विषय को लेकर हमारी नाराजगी है कि तो आपकी गणेश जी का एक सरकार जायज होते तर्क शायद। है। उनका कहना है जब आप सत्ता में थे तो इंटेलिजेंस आपकी जिम्मेदारी थी, आपके पास ये सूचना आनी चाहिए थी और सूचना मिलते ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये या तो इंटेलिजेंस फेल्यूर है या इस कार्य में आपकी सहमति है। कुल मिलाकर शिवसेना कटघरे में है। शिवसेना कटघरे में है तो उत्तर देने के लिए हमारे उद्धव ठाकरे तो है नहीं, पर उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता है, नाम उनका किशोर तिवारी है। तो किशोर जी थोड़ा बताइए, अपने इस गुनाह के संदर्भ में, अपने इस अपराध के संदर्भ में कुछ शर्मिंदा हैं आप? बाला साहेब के उत्तराधिकारी लोग याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदल देने के आरोपी हो गए। कितना शर्म से सर आपका झुका जा रहा है आज? देखो, एक हमने जो किया जी और हमने जिसकी उसका विरोध किया वो किया, लेकिन अब बंबई में म्युनिसिपल कमिश्नर बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को लेके ये मामला हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात को मैं आपको बताता हूँ कि 2015 में फांसी दी गई, जी बहुत बड़ा उसका जनाजा निकला और उसके बॉडी उसके परिवारजनों को सुपुर्द की गई जी और उसकी सुपुर्द करने के बाद 19 तक ये विषय आया नहीं। जी 19 तक उसकी कब्र बन के रही। बाद में 21-22 में वो कब्र थोड़ी ढल गई। उसके बाद ये मुझे मालूम पड़ा कि मार्च 2022 के अंदर इसकी रिपेयरिंग हुई जी और रिपेयरिंग हुई और उसके बाद अभी जब ईद आई, जब ये सरकार बदल गई थी, तब वहाँ लाइटिंग वगैरह लगाई गई। ये जी। सारी चीज की मैं निंदा करता हूँ, लेकिन ये सारा मसला अगर आप देखते हैं तो यही बीजेपी वाले उस वक्त सरकार में थे। अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो उस वक्त मिनिस्टर थे। ये सब चीजें तब नहीं आई।
जी। अब ये कहे चले जा रहे। मुझे बताइए, कोई मिनिस्टर जाके कब्रिस्तान में जाके देखते रहता है कि क्या हो रहा है? वहां पर एक बड़े कब्रिस्तान का एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी है और वो कंट्रोल करती है, केयर टेकर है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। 1984 के बाद हमने कब्रिस्तान में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं किया था, तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ कैसा? और मुझे बताइए कि ये जो बीजेपी वाले हैं, ये अगर इनसे पूरे क्या पूरे सीरियस रहते तो ये दाऊद अब्राहम और टाइगर मेनन जो इनको मालूम है कि कराची में है, उसको पकड़ के लाने के लिए इन्होंने क्या किया? बहुत सारे मुद्दे देखिए हैं। किशोर तिवारी जी, बात यह है कि बंबई की अगर बात होती है ना, तो बात होती है शिवसेना की। शिवसेना और मुंबई को पिछले 3-4 दशक से बाला साहेब के चलते हम लोग एक तरीके से देखते हुए आ रहे हैं। तो थोड़ा अपनी जिम्मेदारी और अपनी हैसियत के संदर्भ में समझ कर रहिए कि आप कितनी बड़ी भूमिका में रहे हैं। आपसे जानना ये चाहता हूं कि जिस समय पर भाजपा के शासन का हिस्सा रहते हुए याकूब मेमन के शव को सौंपा गया उसके परिजनों का, आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने अपने मुंबई में मजार तो छोड़िए, कब्र भी एक आतंकी की बनने कैसे दी, यह सवाल है। अगर बाला साहेब होते तो क्या ऐसा हो पाता, यह सवाल है। क्या इसके संदर्भ में किशोर तिवारी जी का कुछ कहना है, या किशोर तिवारी को लगता है हाँ ये चूक हो गई, बाला साहेब का न होना ही शायद ये गुनाह या गलती हमसे करा गया? क्या कहते हैं किशोर जी? नहीं, देखो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, कानून की स्थिति थी और बहुत सारे एसएमएस भेजकर बुलाए गए और लाखों लोग आ गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप बड़े कब्रिस्तान के गेट पे जाएंगे तो हसीना पार्कर से लेके सबके वहां पर कब्रगाह बने हुए हैं। जो सब सीरियस मैटर है, एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना चाहिए। और आतंकी को दफन कैसा करना चाहिए या उसका अंतिम ये किशोर संस्कार जी, मेरा कैसा आपसे चाहिए, सीधा सवाल है, आपका रोल मॉडल कौन है, उद्धव ठाकरे या बाला साहेब ठाकरे? आपकी भाषा कोई बदली बदली सी दिख रही है, ये बाला साहेब के लोग कैसे हो गए? अरे नहीं, हम कहा, हम जहाँ है वही है। हम तो आतंक का विरोध करते हैं और याकूब मेनन के लिए। अच्छा, तो आप सीधे किशोर तिवारी जी इतना बता दीजिए, एक आतंकी की कब्र बाला साहेब के होते हुए मुंबई में बन सकती थी क्या? ये मेरा एक मासूम सा सवाल है, इस देश का एक अदद नागरिक होने के नाते किशोर तिवारी के उत्तर की अपेक्षा है। पुराने साथी रहे आप बाला साहेब के, बस इसका उत्तर दें, जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। अरे डॉक्टर साहब, पुराने नहीं है बाला साहब के, हम साथी ही है और बाला साहब के आदर्श की बात करते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि ये बाला साहेब के रहते हुए अभी कब्र नहीं बनती थी और अभी भी नहीं बनना चाहिए था। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये भी मैं बताता हूँ, और कोई परमिशन लेके कुल नहीं मिलाकर बनाया गया। देखिए गणेश खड़कर जी, किशोर जी ने भी मान लिया, अगर बाला साहेब होते तो ये कब्र नहीं बनती। अब ये कब्र बनी, इसके गुनहगार आप हैं या शिवसेना है, ये अलग विषय है। लेकिन मैं धनराज वंजारी साहब के पास जाना चाहता हूं और इस कानूनी मसले के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। बार बार ये बात देश में कही जा रही है कि एक आतंकी का शव उसके परिजनों को देने के संदर्भ में प्रावधान ही नहीं है। इसके संदर्भ में कुछ रोशनी दीजिए ना धनराज वंजारी साहब। ऐसा मौका क्यों आने दिया हमने जिसमें एक कब्र को मजार बना देने के मंसूबे लोगों के जहन में आ गए और उसमें कामयाब भी होते हुए दिखने लगे? मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? भी बिल्कुल धनराज जी। इसमें कानूनन बात ये हुई है, उस वक्त 93 के बम केस की तहकीकात से मैं भी जुड़ा हुआ रहा हूँ जी। बात ये हुई है कि उसका शव हमें मिलना चाहिए जी। करके उसके मां ने उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करी थी जी। कि एग्जीक्यूट होने के बाद में ये होना चाहिए। मसला ऐसा था कि याकूब मेमन जब अरेस्ट हुआ तो उसको इस बात की पहल थी कि मैं विटनेस ऑफ अप्रूवल बन जाऊंगा, लेकिन विटनेस ऑफ अप्रूवल हुआ नहीं और उसको फांसी हो गई। फांसी होने के बाद में उसका शव हमें अंत्य संस्कार के लिए मिलना चाहिए बोल के उसके परिजनों ने जब याचिका की सुप्रीम कोर्ट में, ताज्जुब और हैरत करने वाली बात यह है कि बीजेपी शिवसेना ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू आज कैसे बदल के बातें कर रहे हैं। उनसे पूछिए क्या किसी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल करके उसका शव उसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कोई एफिडेविट किया
इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। पुलिस की अर्जी थी, वो खारिज कर दी लॉ ऑर्डर के हिसाब से, और उनको शव दे दिया। शव बंबई में लाया, उसकी शव यात्रा में, अंत्य संस्कार की शव यात्रा में 18,000 से ऊपर मोटरसाइकिलें शरीक हुई थी। बड़ा हंगामा उस वक्त मीडिया में मचा रहा। अब ये क्यों हुआ, इसकी एक वजह मैं तुमको बताता हूं कि आईपीसी सेक्शन 297 और 503, इसके तहत डिग्निफाइड बरियल नाम का एक कंसेप्ट है कि जो हर किसी को दिया जाए डिग्निफाइड बरियल कंसेप्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त आर्टिकल 21 राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, इसके अंदर कंसिडर करके ये ऑर्डर किया था। अब उन्होंने उस वक्त किया नहीं, तभी उस वक्त जब दफनाया जाएगा, ठीक है, कब्र मिलेगी। मामला ये है कि कब्र की जगह इतनी बड़ी कैसी है और वहां पे इस तरीके की सजावट क्यों हो रही है। किसी भी आतंकवादी की कब्र को सजावट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इन विचारों का मैं हूं। लेकिन इसका आगे कानूनन पहलू ये कहता है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, बड़ा कब्रिस्तान व्यवस्थापन जो वहां की ट्रस्ट है, जो चैरिटी कमिश्नर के अंडर काम करती है, मेमन फैमिली है, और बची है बीएमसी। ये सारे लोग वहां पे टैक्स वसूलने से लेकर तो परमिशन से जुड़े हुए हैं। अभी इसमें अगर कुछ बात है तो पॉलिटिकल धुआं उड़ाने के बजाय आप लोग कोर्ट में इसको चैलेंज करिए कि ये नाजायज और ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस पर रोक लगाइए। ये न करते हुए जब कहते हैं कि कोई पत्रकार परिषद में लेकर कह रहा है उनका प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का कि अलिखित अनरिटन परमिशन दी थी उद्धव ठाकरे ने। अब अनरिटन परमिशन का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है उसके खिलाफ बात करने को। अच्छा, ठाकरे जब तुम्हारे ही साथ में थे, आपके ही जगह पे बैठे हुए थे, तो आप इस बात को कल जाकर देखना, अगर इसमें तहकीकात होती है। भला बात तो अच्छी है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने इसमें तहकीकात जारी कर दिए, ऑर्डर, इसमें तहकीकात होती है तो ये घंटी बीजेपी के ही गले में आने वाली है, घंटे में बलेगी। ये कहना है धनराज बंजारी का। मैं वापस गणेश खड़खड़ जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं इस मसले को लेकर आप साबित क्या करना चाहते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने चाहा कि याकूब मेमन मसीहा के तौर पर आने वाली पीढ़ियों में याद किया जाए, इसलिए उसकी कब्र को मजार में बदल दिया? या आप ये कहना चाहते हैं कि उनके शासनकाल के दौरान इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए कब्र बाजार में तब्दील हो गई? पर उस सरकार का हिस्सा वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, तो जितना दोषी आप उद्धव ठाकरे को मानते हैं उतना ही क्या एकनाथ शिंदे को भी मानते हैं? और आप एकनाथ शिंदे से भी माफी की अपेक्षा रखते हैं? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। थोड़ा बताइए ना गणेश जी, क्या चाहते हैं आप? आपने शायद म्यूट का बटन दबा दिया गणेश जी, उसे अनम्यूट कर देंगे। जी गणेश जी, गणेश जी आपने शायद म्यूट का बटन दबाया हुआ है, उसे अनम्यूट कर देंगे, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जी जी गणेश, आई मेरी आवाज? जी बिल्कुल है। ठीक है, ऐसा है कि आपने जिन विषयों में दिलचस्पी बताई तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय यदि ये हुआ होगा, हमने स्पष्ट रूप से पहले कहा कि ये मार्च महीने में ये वहां पर हुआ है। यदि ये मार्च महीने में हुआ है तो उस समय जो सरकार थी उस सरकार ने इस विषय को ध्यान में देना चाहिए। विशेषतः ये जो विषय है ये गृह मंत्री और विशेषतः ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने के बाद ये सीधे ये सारे विषय मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे जी के पास गए होंगे, और यदि ये गए हैं तो उस पर जितनी तत्परता से उस समय काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये हमारी नाराजगी है सर, और हमने इसे छिपाया नहीं। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, यही तो हमने कहा है। अच्छा ये बताइए, आपकी जितनी नाराजगी माननीय उद्धव ठाकरे जी से और प्रदेश के गृह मंत्री, उतनी नाराजगी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से भी तो नहीं है भाई। देश में एक आतंकी, मतलब अगर हम याकूब मेनन की बात करें तो वो केवल और केवल महाराष्ट्र के संदर्भ में या मुंबई के संदर्भ में गुनहगार नहीं है, देश के संदर्भ में गुनहगार है। तो आपकी ये नाराजगी इंटेलिजेंस फेल्यूर के संदर्भ में देश की सरकार के प्रति भी गणेश जी उतनी ही है जितनी महाराष्ट्र के संदर्भ में, या आपने भारत सरकार को इससे मुक्त कर रखा है? नहीं, देश में कुछ भी होता रहे, वो जिम्मेदार नहीं है।
देखिए, आप जो तीर छोड़ना चाहते हैं ना साहब, जी वो इतने आसानी से तो अपनी जगह नहीं बैठेगा। आप मैंने जो बात कही आपसे, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने पहले वाक्य में आपसे कहा डॉक्टर साहब, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब तिवारी जी ने जो कहा कि बीएमसी के इलेक्शन, वो इलेक्शन गए चूल्हे में साहब। देशभक्ति के आगे कुछ नहीं चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, कोई लेना देना नहीं। आप इस विषय में केंद्र सरकार को सीधा जोड़ना चाहते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि मैंने अभी भी बात कहते समय जिस लहजे में बात कही, जिस विषय को मैंने मुख्यमंत्री के साथ जोड़ा, वो विषय आपके बिल्कुल सामने है। मैंने नहीं, मैं स्पष्ट आपकी रूप से बात को कहा। पूरी संजीदगी से ले रहा हूं गणेश खनखड़ जी, लेकिन मैं इतिहास पे दृष्टि डालता हूं। जब हैदराबाद में बम विस्फोट होते हैं, दिल्ली में विस्फोट होता है, बनारस में विस्फोट होता है, तो उस समय पे भाजपा बताती थी कि केंद्र में कमजोर सरकार होने का ये नतीजा है। केंद्र में एक कमजोर सरकार होने के चलते देखिए देश में क्या हो रहा है। देश में अब मजबूत सरकार है, दमदार सरकार है, हिम्मत वाली सरकार है। और उस सरकार के रहते हुए देश की वाणिज्यिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में याकूब मेमन जैसे दुर्दांत आतंकी की कब्र को मजार में बदल देने की साजिश हुई, ये भाजपा के नेता के द्वारा बताया गया। तो मैंने केवल इतना जानना चाहा कि इसके संदर्भ में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार तो जिम्मेदार थी। क्या आप देश की सरकार के संदर्भ में भी इतनी ही नाराजगी, इतनी ही आपकी क्षुब्धता व्यक्त करना चाहेंगे, या आप उसे क्लीन चिट देना चाहेंगे? केवल इतना तो सवाल है गणेश जी। मैंने आपसे कहा, अब इसके बाद कोई करने की हिम्मत करे। जी सरकार अभी तो हमारी है, तो केंद्र में भी हमारी सरकार है। अब यह पता चलने के बाद कोई करने की हिम्मत करे तो साहब आप हमें कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। आपके सारे आरोपों को मैं स्वीकार कर लूंगा सर। तो किशोर जी के पास मैं वापस आता हूँ। किशोर जी, आपने पहले तो बोल ही दिया कि बाला साहब होते तो ऐसी तो कब्र नहीं बनती। आप थे सत्ता में और इसके बाद भी आपके सत्तारूढ़ प्रदेश में ऐसी गुस्ताखी हुई है। इसको लेकर कोई आपके अंदर शर्म है? आपको लगता है कि हाँ, हमारे शासनकाल में ये हुआ तो ये शर्मिंदगी की बात है, इसका हमें अफसोस है, या इसके लिए हमें खेद है? देखो डॉक्टर साहब, मैं इस बात का तो मुझे खेद है कि इस प्रकार के खबर बनती है और केयर टेकर को धमकियां आती है, उसके बाद ये सब कुछ होता है और वहां पर ग्लोरिफिकेशन फोर्सफुली होता है। तो इसके लिए मैं उस सरकार के लोगों को, अगर उनका दोष है, किसी ने नजरअंदाज किया है, किसी ने अनरिटन परमिशन दिया है, इसके पूरे सबूत लेके आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो सच का सच सामने आ जाए। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, ये गणेश खनकर जी, आप वो बड़े कब्रिस्तान में जो और आतंकी के बने हुए कब्र है और उनका ग्लोरिफिकेशन भी हुआ है, और आज तुम्हारी सरकार रहते हुए वहां पर 2-3 टन फूल डाले गए, वहां फूल बिछाए गए। आपने जाके देखा? अरे आप क्या बोल रहे हो? पाखंड है तुम्हारा। राजनीति के लिए आप देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हो। अरे किशोर जी को नाराजगी अब गणेश खनखड़ जी से होने लगी, लेकिन किशोर जी मान रहे हैं कि हमारे समय पे ऐसा हुआ, ये खेत की तो बात है। लेकिन मैं अब इसे नतीजे पे पहुंचाने के लिए बात कर रहा हूं, और इसके लिए धनराज जी आपके पास आना चाहता हूं कि इस बहस में रहें, किसके दौर में हुआ, किसने क्या किया, या इसके संदर्भ में अब कार्रवाई की जरूरत है। जहां कहीं भी आतंकी की कब्र है, उस कब्र का भी नामो निशान मिट जाना चाहिए। इसके संदर्भ में कार्रवाई होने की जरूरत है, या एक दूसरे को कब्र की आड़ में खत्म कर देने की जो सियासत शुरू हो गई है, इसे चलते रहने देना चाहिए? इस पर आपकी टिप्पणी। फिलहाल डॉक्टर साहब, नजर तो यही आ रहा है कि इनको राजनीति में इंटरेस्ट है। बड़ी जी। मजाकिया बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता जनाब मेरे काबिल दोस्त ये कह रहे हैं जी। कि ये तो इनके इसमें हुआ और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जी। अरे भैया, जब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है तो तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष बिना किसी सबूत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बतियाता है? कोई जरूरत नहीं है उसकी। जी। आपको इसकी राजनीति ही करना है, और राजनीति से बाहर होकर मैं ये कहूंगा कि आपको आवाम के अंदर, इस समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम टेम्परामेंट को पोलराइज करना है। ये काम आप कर रहे हैं, दोनों मिलके ये काम हो रहा है। नहीं तो अगर आप अपने विधानसभा में
जाकर एक कानून पारित करिए कि सारी कब्रें जो बनी है, भले ही कैसे बनी है, उसको खारिज कर दिया जाए और उसको हटा दिया जाए। भले वो कोर्ट में मामला जाए, कोर्ट से कुछ ना कुछ आएगा। आज भी ये किसने इजाजत दी, ग्लोरिफिकेशन करने की किसने इजाजत दी, उसका पैसा कौन भरता है? 5 लाख रुपया इसके फैमिली वालों ने ट्रस्ट को दिया हुआ है। आप उसकी तहकीकात करें, तहकीकात के बाद में जो सबूतात सामने आएंगे उसके तहत आप उसके तहत कार्रवाई करें। कुल मिलाकर हम बातचीत के नतीजे में पहुंचे तो कुल मिलाकर ये देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है कि इस देश में, इस देश के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों के लिए जगह भी उपलब्ध कराई जा रही है मरने के बाद, और साथ साथ उनको मसीहा बनाने की कोशिश भी की जा रही है। जिनकी भी सहमति से या जिनकी भी असावधानी के चलते ऐसे कृत्य परवान चढ़ रहे हैं, उस पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए और ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोशिश भी कोई ना कर सके। क्या देश की दमदार सरकार इस दिशा में कोई कदम ऐसे उठाएगी जिसके चलते हम गणेश खड़खड़ जी के इस दावे पर भरोसा कर पाए कि अब कोई करके दिखाए? पर गणेश खड़खड़ जी, ध्यान रहे 2015 में जब ये कब्र अस्तित्व में आई, उस समय देश में भी मजबूत सरकार थी और इस प्रदेश में भी आपकी ही मजबूत सरकार थी, तो भी एक आतंकी की कब्र बनते हुए देश ने देख ली। उम्मीद करते हैं ये सबक आपको भी याद रहेगा और अब भविष्य में कभी किसी आतंकी की कब्र देश में देखने के लिए नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ काम आपके द्वारा किया जाएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इन आतंकियों के संदर्भ में कहता है कि आदमी कोई नहीं, हम घूम आए हर गली। आदमी कोई नहीं, हम घूम आए हर गली, या तो बस्ती हिंदुओं की या मुसलमान की है। हनुमान नायडू ने इस देश में बढ़ती दूरी के संदर्भ में ये बात कही थी। याकूब मेमन के संदर्भ में उसके मजहब को देखे जाने की नहीं, बल्कि उसके कृत्य को देखे जाने की जरूरत है। और अगर उसकी करतूत पर दृष्टि डाल दी जाएगी तो जितनी गुस्सा, जितना क्षोभ, जितना आक्रोश हिंदुओं के मन में आएगा, उम्मीद करते हैं उतना ही गुस्सा, उतनी ही नाराजगी, उतनी ही नफरत मुसलमानों के दिल में भी आएगी। कैसा हो पाएगा? इंतजार करते हैं। बहरहाल अब मुझे दिए याद, सोमवार को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सदर प्रणाम।